फिर से शुरू करते हैं, जिसमें अफवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय है भूगोल का, 9वीं क्लास का, एनसीईआरटी है। इसमें अफवाह क्या है सबसे प्रथम देखेंगे। तो अफवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जो कि भारत के भौतिक मानचित्र को बताते हैं, या फिर उसमें विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अफवाह किसे ऐसे तंत्र को कहेंगे जिसमें क्या होता है, छोटी छोटी विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से क्या होगी, छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है अर्थात एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इनका निकास किसी बड़े जलाशय में, जैसे मान लीजिए झील, समुद्र या महासागर में होता है, उसे अफवाह कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे उस अफवाह द्रोणी कहते हैं। ध्यान कीजिए, कोई भी नदी हो गया तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल क्या होता है, मतलब प्रभावित होता है, उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे 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 मान लीजिए कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को एक दूसरे से क्या करता है, तो अलग करता है। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह कौन हो जाएगा द्रोणी, तो अमेजन नदी का हो जाएगा। कौन नदी का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी, अमेजन नदी का विश्व का हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं। अब आते हैं भारत में अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तो जान गए कि विभिन्न अलग अलग दिशाओं से आकर नदियाँ मिलती है जहाँ पर, उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। भारत में अफवाह तंत्र, तो भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो भौगोलिक आकृति जो होता है उसके आधार पर होता है। और इस आधार पर क्या होता है, भारतीय नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया। ध्यान कीजिए, अफवाह में भौगोलिक आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हो जाएगा हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या हो जाएगी, पहला तो हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ आ जाएगी। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से अलग अलग है। क्या होता है, तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ है, तो हिमालय की नदियाँ और ये क्या कहते हैं, प्रायद्वीप की नदियाँ अलग अलग एक दूसरे से भिन्न हैं। और हिमालय की अधिकतर नदियाँ क्या होती है, तो 12मासी नदी, मतलब सालों भर बहती रहती है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ सालों भर बहती रहती है और इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले जो हिम होते हैं वो भी जो द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ कौन हो जाएंगी, तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। हिमालय की 2 प्रमुख नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत के तो उत्तर वाले भाग से कौन कौन नदी निकलती है, 2 प्रमुख, सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती है और इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। क्या किया, पर्वत को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। और हिमालय की नदी अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। क्या करती है, जहाँ से उत्पत्ति होती है तहाँ से लेकर हिमालय की नदियाँ समुद्र तक की लंबी रास्ते को क्या करता है, तो तय करती है। और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में क्या होता है, तो तीव्र अपरदन की क्रिया करती है और तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। क्या करती है, तो अपने ऊपरी भाग में क्या करती है, तो तेजी से अपरदन मतलब होता है कटाव का काम करती है भूमि का, और उसके साथ क्या करता है, सिल्ट और पर्वतीय बालू का निर्माण करती है। और मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ क्या करती है, वेश्यार्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे हो गया गोखुर झील हो गया, विसर्प हो गया, इस सब का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। क्या करती है, तो ये पूर्ण रूप से विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है, क्योंकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी होती मतलब मौसम के समय ही प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, तो मौसम में रहेगा तो जल भरा रहेगा, मौसम खत्म हुआ तो जल कम जाएगा, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर रहता है। और शुष्क मौसम में बड़ी नदियाँ का जल क्या होता है, भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदी की तुलना में प्रायद्वीप की नदियों की लंबाई क्या है, तो कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें से गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय का हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ, तो पश्चिमी घाट से तथा बंगाल की तरफ बहती है। किधर बहती है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, अफवाह प्रतिरूप क्या होता है, ध्यान कीजिएगा अफवाह प्रतिरूप के बारे में।
तो आप लोग जैसे जान गए कि नदी कहाँ से निकलती है, तो स्रोत निकलेगी पर्वत के द्रोणी से, अफवाह से निकलेगी दो नदी के बीच में, उसका ऊपरी भाग से गिरेगी मध्य भाग में, मध्य भाग में आके क्या करेगी, तो विसर्प का निर्माण करेगी, और उसके बाद आएगी मध्य भाग के बाद निचला भाग में, निचला भाग में किसका निर्माण करेगी, तो गोखुर झील का निर्माण करेगी। किसका, तो गोखुर झील का निर्माण करेगी। और सीटेट के एग्जाम दे दिए सर। चलिए अफवाह प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। तो अफवाह प्रतिरूप क्या होता है, तो एक अफवाह प्रतिरूप जो होता है में प्रतिरूप में धाराएं क्या होता है, तो एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्था जो होता है तथा अस्थ शैल संरचना पर आधारित है। और यह क्या होता है, तो द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयतकार तथा और यह अपवाह प्रतिरूप है। द्रुमाकृत प्रतिरूप तब बनता है जब क्या होता है, तो धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। इस प्रतिरूप में क्या होता है, तो मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती है, और जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तब क्या होती है, तो जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। और जालीनुमा प्रतिरूप क्या करती है, वहाँ विकसित करता है जहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानों की समानांतर पाई जाती है। क्या पाई जाती है जालीनुमा प्रतिरूप, तो कठोर और मुलायम चट्टानों की समानांतर पाई जाती है। आयतकार अफवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित करता है, और अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना होती है। जब गुंबद जैसी होगी तो अरीय हो जाएगी। और आगे आते हैं, और विभिन्न प्रकार का अफवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अफवाह द्रोणीय पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अफवाह प्रतिरूप कितना हो गया, 4। एक दुम्माकृत होता है जिसमें नीचे होता है, एक जालीनुमा होता है, एक आयतकार प्रतिरूप होगा, एक अरीय अफवाह होगा। अरीय क्या हो जाएगा, जो गुंबदनुमा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की नदियाँ में सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले अगर जिक्र आएगा मुंह पर किसी का, तो वो सिंधु नदी आती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है जो भारत में बहती है। ये नदियाँ क्या होती है, लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ क्या होती है, आकर इसमें मिलती है। और किसी नदी का उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। मान लीजिए कोई नदी बह रही सिंधु, और उसकी सहायक नदी जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, तो नदी तंत्र बोलेंगे। नदी तंत्र में बात करने से पहले हम सबसे पहले अगर बात करेंगे किसी नदी का, तो सिंधु नदी तंत्र का बात करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्तर अगर कोई पूछे तो उस सिंधु नदी का उद्गम स्तर मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम स्थल हुआ है। चलिए अगला आते हैं। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर में क्या होती है, तो लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। यह नदी किस ओर बहती है, सिंधु नदी, तो ध्यान कीजिएगा पश्चिम की ओर बहती है। और यह कहाँ पर प्रवेश करती है, तो भारत के कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। और इस क्षेत्र में क्या होती है, बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे कि मान लीजिए जौस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी इस नदी में मिलती है। कौन कौन मिलती है इस क्षेत्र में जहाँ पर प्रवेश करती है सिंधु नदी, तो जौस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में आकर मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। अगर पूछे प्रश्न में किसी भी एग्जाम में कि सिंधु नदी कहाँ से मतलब प्रवेश करती है, ध्यान कीजिएगा पर्वतीय क्षेत्र से बाहर कहाँ निकलती है, तो बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक नामक जगह से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। और वहाँ पर ध्यान कीजिएगा सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर क्या करती है, कहाँ पर मिलती है, तो पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी क्या होती है, दक्षिण की तरफ बहती है। वहाँ पर ध्यान कीजिएगा मिठानकोट के पाकिस्तान में कहाँ पर बहती है, तो वहाँ से दक्षिण की ओर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर मिल जाती है। कहाँ, तो कराची से पूर्व की ओर क्या होती है, यह अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी के मैदान का ढाल क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा धीमा हो जाता है। ध्यान की मैदानी ढाल धीमा होती है। और सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग पर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। ध्यान कीजिएगा सिंधु नदी की 1/3 से अधिक भाग कहाँ पर है, तो ध्यान कीजिएगा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हो जाएगा। और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी की विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ध्यान कीजिएगा सिंधु नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2900 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला आता है जो पश्चिम की तरफ होती है।
क्या बोले? तो यहाँ तक हो गया। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद कब हुआ था? तो 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, जो कि सिंधु जल समझौता 2025 में क्या हुआ? रद्द कर दिया गया। किसके जरिए? तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। सिंधु नदी हो गया। अब हम आते हैं गंगा नदी तंत्र पर। हिमालय नदी में दूसरा नदी आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा क्या होता है? तो भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ से? तो भागीरथी गंगोत्री हिमालय से गंगा की मुख्य धारा निकलती है। और तथा क्या करती है? अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ पर? भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलेगी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर क्या होती है? तो मिलती है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी में प्रवेश करती है। तो ध्यान कीजिएगा, कहाँ पर? सिंधु नदी मैदानी में कब प्रवेश करेगी? तो अटक के पास। और गंगा कहाँ पर करेगी? तो हरिद्वार के पास। ध्यान कीजिएगा, गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। और ध्यान कीजिएगा, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर क्या होती है? तो गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियों में अगर बात करेंगे हम, तो यमुना हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, गंडक, कोसी हो जाएंगे। कौन कौन? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी हो जाएंगे। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ निकलती है? यमुना नदी तो हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। और यह गंगा के नदी के दाहिने किनारे के समानांतर बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? तो दाहिने किनारे के सामने बहती है। और इलाहाबाद जो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है यमुना नदी? तो प्रयागराज में मिलती है। चलिए अगला आते हैं। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से कौन कौन नदी निकलेगी? तो घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। क्या आती है? तो उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वह नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ क्या हो जाएगी? तो ध्यान कीजिएगा, चंबल नदी हो जाएगी, बेतवा तथा सोन हो जाएगी। प्रायद्वीपीय से आने वाली गंगा में मिलती है कौन कौन? तो चंबल, बेतवा और सोन। कौन कौन? चंबल मिलेगी यमुना में, बेतवा हो जाती है और सोन हो जाती है। सोन गंगा में मिलती है सीधा। ध्यान कीजिए, प्रायद्वीपीय ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है। इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। चलिए अगला आते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा क्या होती है? किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है। कहाँ तक? तो फरक्का तक बहती है। और यह गंगा क्या होती है? डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा का फरक्का जो होता है सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगी। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। क्या होती है? यहाँ पर नदी दो भाग, भागीरथी, हुगली, जो कि इसका एक वितरका है, दक्षिण की तरफ बहती है। अर्थात गंगा डेल्टा के मैदान से होती है, बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? तो मिल जाती है। मुख्य धारा क्या होती है? तो दक्षिण की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य धारा किधर होती है? तो बांग्लादेश में। और एक होता है जो हुगली, जो वितरका का निर्माण करते हुए समुद्र में मिलती है। और मुख्य धारा किधर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। और अंतिम चरण में क्या होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होकर किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। विलीन होने से पहले अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या होता है? मिल जाती है। और उससे पहले समुद्र में गिरने से पहले उसे किस नाम से जानते हैं? तो मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इन नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा को हम लोग सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा किस नाम से जानते हैं? तो सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। चलिए अगला आते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2500 या 2510 किलोमीटर? ये बताइए तो पहले आप हमें ये बताइए। तो 2500 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, 2510 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। गंगा नदी जैसे अम्बाला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। कौन है? तो ध्यान कीजिएगा, सिंधु तथा गंगा नदी के जल विभाजन पर स्थित कौन सा शहर है? तो अम्बाला। ध्यान कीजिए, अम्बाला शहर। कौन? गंगा और सिंधु के बीच में तो अम्बाला। अम्बाला से सुंदरवन तक की मैदान की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 1800 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 1800 किलोमीटर। अम्बाला से सुंदरवन तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? लगभग 1800 किलोमीटर। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर। ढाल कितना हो जाएगा? तो 300 मीटर अम्बाला से।
सुंदरवन की लंबाई 1800 किलोमीटर। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। एक चीज ध्यान करने योग्य बात है, एक गंगा से रिलेटेड एक नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें भारत राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य थे, प्रदूषण से प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कार्यकलाप को पूरा किया जा सके। और एक हो जाएंगे आपको कि सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया। सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है वहाँ पर, तो वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। और सुंदरबन डेल्टा क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा हो जाएगा। क्या, सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और यहाँ पर कौन सा टाइगर बाघ पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। चलिए अगला आते हैं, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर आते हैं। ध्यान कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीकी से निकलती है। कहाँ से, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सतलुज एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। ध्यान कीजिए, किससे, तो सिंधु से अधिक, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। और नामचा बारवा शिखर, ध्यान कीजिएगा, 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में के माध्यम गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ध्यान कीजिए कहाँ पर, तो नामचा बारवा पर्वत पर जो होता है उसके पास यू आकार के बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अर्थात दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदी से आकर मिलती है, असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। कहाँ पर, तो असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण कैसे करेगी, तो दिबांग, लोहित और केनुला, दिबांग, लोहित और केनुला मिलने के कारण इसका असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। ध्यान कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से, तो सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अगला आते हैं, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ क्या होती है, तो यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बढ़कर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ध्यान कीजिएगा। चलिए अगले आते हैं, प्रत्येक वर्षा ऋतु में क्या होती है, नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में क्या होती है, तो बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। और उत्तर भारत की नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होती है, नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। चलिए यहाँ तक कोनो दिक्कत किसी को, चलिए नई दिक्कत है। अगला आते हैं, अगला है आप लोग के लिए कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, तो भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है, मुख्य जल विभाजन का निर्माण का काम कहाँ होता है, तो ध्यान की पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदी जैसे होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है। ध्यान कीजिए कौन कौन, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी पूर्व की ओर बहती है और तथा बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं। पश्चिम में बहने वाली पश्चिमी घाट से कौन हो जाएगी, नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। और किसका, तो ध्यान कीजिएगा, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसका निर्माण करेगी, तो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियाँ क्या होती है, आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदी की अफवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, जिसमें से एक नदी द्रोणी पढ़ेंगे हम लोग। पहले नर्मदा द्रोणी। नर्मदा क्या होता है, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में हुआ है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। किधर बहती है नर्मदा, तो पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। किसका, दर्शनीय, जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। क्या, संगमरमर के सैलों में गहरे गॉर्ज से बहती हुई, जहाँ पर यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तीव्र ढाल से गिर के किसका, तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है।
नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धाराएं मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों पर विस्तृत है। कहाँ पर नर्मदा द्रोणी? तो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों पर। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना का प्रारंभ की गई। ध्यान कीजिएगा, ये सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला आता है तापी द्रोणी। तापी द्रोणी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखला में हुआ। कहाँ हुआ है तापू का उद्गम स्थल? तो मध्य प्रदेश में इसका भी बैतूल जिले में सतपुरा। ध्यान कीजिए, उसका अमरकंटक की पहाड़ी, इसका सतपुरा की श्रृंखला में हुआ है तापी का। यह भी नर्मदा के समानांतर क्या होती है? एक भ्रंश घाटी में बहती है और लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर, ध्यान कीजिएगा, तक पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है और इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार। ध्यान कीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा तापी के बाद कौन हो जाएगी? तो साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार हो जाएगी। और ध्यान कीजिएगा, अगला आते हैं। अगला तापी के बाद द्रोणी नदी, गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ निकलेगी? तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक टम्बाकम पहाड़ी से। ध्यान कीजिएगा, और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर हो जाएगी। गोदावरी की लंबाई कितनी हो जाती है? तो 1500 किलोमीटर। ध्यान कीजिएगा, 1500 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है और मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे मान लीजिए पूर्णा मिलती है, वर्धा मिलती है, प्राणहिता मिलती है, मांजरा मिलती है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब मिलती है गोदावरी की सहायक नदियाँ। कौन कौन? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। कौन कौन अंतिम तीनों? मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो दक्षिण गंगा के नाम से इसे गोदावरी को जानते हैं। ठीक है, अगला आते हैं। अगला है महानदी। महानदी द्रोणी का उद्गम कहाँ हुआ है? उसका छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। ध्यान कीजिएगा, कहाँ से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी कहाँ? ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान कीजिएगा, और ध्यान कीजिएगा, इसकी लंबाई 860 किलोमीटर। नदी की लंबाई महानदी की कितना है? तो 860 किलोमीटर है और इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। कहाँ है? तो इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। इसकी लंबाई 860 महानदी की। उसके बाद आते हैं कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी क्या है? तो ध्यान कीजिएगा, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से एक स्रोत निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है कृष्णा नदी, और ये ध्यान कीजिए 1400 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। और तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदी। कौन कौन हो जाएगी सहायक नदी इसका? ध्यान कीजिएगा, कृष्णा का तो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आते हैं, एक आ जाता है कावेरी। कावेरी नदी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला। ध्यान कीजिए, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कूडलूर, ध्यान कीजिए, कूडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर? ध्यान कीजिएगा, कहाँ से निकलेगी? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ गए? तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलेगी और कूडलूर के समीप क्या होगा? तो दक्षिण बंगाल में मिलती तमिलनाडु में। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? तो 760 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। कौन कौन? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला आते हैं। ध्यान कीजिएगा एक चीज़, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन बनाता है? ध्यान कीजिएगा, तो कावेरी नदी बनाती है, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। क्या दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन बनाएगा? तो कावेरी नदी बनाती है, जिसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो बात बताइएगा आप लोग, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग गढ़सुप्पा वही है जी, कि कौन और है? आप लोग बताइएगा याद करके। अगला आते हैं,
इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, और दामोदर हो जाएगी, ब्राह्मणी हो जाएगा, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण इस ध्यान कीजिएगा। पृथ्वी धरातल का कितना है, तो ध्यान कीजिएगा लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% भाग क्या है, तो लवणीय है, और केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में भी रहता है। चलिए अगला आते हैं, नदियाँ हो गया। नदिया के बाद अब हम लोग आते हैं झीलें पर। झील में सबसे पहले आएंगे कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नाव वाले घरों तथा शिकारों से तो आप लोग देखे ही होंगे, पहले से ही जानते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनता है। और इस प्रकार की बात कीजिएगा तो अन्य झील वाले स्थानों पर भी आप लोग गए होंगे और वहाँ नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। तो ध्यान कीजिए, अगला आते हैं हम कश्मीर में नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थल पर झील नहीं होते, तो वहाँ पर आकर्षक नहीं दिख सकते थे। चलिए तो अगला आते हैं, ध्यान कीजिएगा कि विश्व में देखिएगा कितना और भी झील किसे कहते हैं, प्रश्न यहाँ पर उठेगा। तो पृथ्वी की सतह से के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे हम झील कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में, गहरा भाग में जहाँ पर जल जमा होता है उसे हम झील कहते हैं। और बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। ध्यान कीजिएगा ये सब हो जाएगी। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं और एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षण में अलग अलग है। अधिकतर झील क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाला झील। यहाँ कुछ ऐसी झील है जिसका निर्माण हिमालयों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियों के एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। ध्यान कीजिए, कौन करेगी गोखुर झील का निर्माण, तो एक विसर्प नदी क्या होती है, बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। और स्पीट तथा बार रोडिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोल्लेरू झील हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लैगून झील कौन कौन हो जाएगा, तो चिल्का, पुलिकट और कोल्लेरू झील हो जाएगी। अंतर्देशीय वाली भागों अंतर्देशीय वाली भागों में क्या होती है, तो झील कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं राजस्थान की सांभर झील। कौन हो जाएगा, तो राजस्थान की सांभर झील, जो कि एक लवण जल वाली उदाहरण है। तो ध्यान कीजिएगा कि एक विसर्प नदी वाला बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर क्या होती है, तो गोखुर झील का निर्माण करती है। और स्पीड तथा बार रोजगार तटीय क्षेत्र में लैगून झील का निर्माण करती है। लैगून झील कौन हो जाएगा, तो चिल्का, पुलिकट और कोल्लेरू झील होगा। अंतर्देशीय भागों में वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हो मौसमी झील में राजस्थान की सांभर झील, जो कि एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। और मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में होता है, जो कि मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये तब बनी जब हिमानियों ने ये कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो कि बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी बांध मार्ग बन गए। इसके विपरीत क्या होती है, तो ध्यान कीजिएगा कि जम्मू एवं कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई। किससे, तो भूकंप, जो कि भूकंपीकृत झील बोल सकते हैं इसको, वूलर झील को। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वाली हो जाएगी, वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बारा पानी, कुछ अन्य ये सब क्या हो जाएगा, तो मीठे पानी का झील हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से, चिल्का झील बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गोविंद सागर झील, जो भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा बनाया गया है। इसके लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए ये बनाया गया है। अगला आते हैं। अगला झीलें क्या होती है, तो मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने के लिए में सहायक होती है। किसमें, तो नदी के बहाव को सुचारू बनाने में क्या करती है, झील सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय क्या होती है, यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलन करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को क्या होती है, तो समानांतर बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है और उसमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब अगला आते हैं, झील के बाद नदियों की अर्थव्यवस्था में हम लोग का क्या महत्व है।
तो संपूर्ण मानव इतिहास में देखिएगा नदियों का अत्यधिक महत्व रहता है। जैसे मान लीजिए नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों का तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपने ओर आकर्षित किया हो और ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के कुछ शहर देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, जिसमें नदियाँ होती है। आप लोग का राज्य में हो, जिसमें बिहार में गंगा हो गया, बहुत सारी नदियाँ आते हैं। चलिए अगला आते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है कि अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और वहाँ सिंचाई, नौसड़क, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण होता है। नदी प्रदूषण पर आते हैं। नदी प्रदूषण क्या होता है, तो ध्यान कीजिएगा कि नदी जल में क्या होता है, जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता क्या होती है, प्रभावित हुई है। क्या हुई है, तो गुणवत्ता प्रभावित हुई। तो इसके परिणाम स्वरूप नदियों से क्या हुई है, अधिक जल की निकासी होती है और तथा इसका आयतन क्या होता है, घटता जाता है। आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर देखिएगा कि उद्योगों का क्या होता है, का प्रदूषण तथा अपस्कृत कचरे नदी में मिलते हैं, जिस कारण क्या होता है, जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप लोग कि समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके मतलब समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है और क्या होता है, तो ध्यान कीजिएगा नदियों में बढ़ते के कारण बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। ये सब ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। अगला एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आई थी। तो देश में नदी सफाई के कारण ध्यान कीजिएगा, नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान के जरिए हुआ था, GAP। ध्यान कीजिएगा पहली बार नदी सफाई कार्यक्रम कब हुआ था, तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आया। ध्यान कीजिएगा गंगा एक्शन प्लान 1985 में, नदी संरक्षण योजना 1995 में के तहत क्या हुआ, अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा का कार्य योजना का विस्तार किया गया और जो भी नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है उसके मतलब बचाव का सुधार किया गया, प्रदूषण से मुक्त करने का। चलिए अब आते हैं चैप्टर का